वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। किसी स्टूडेंट का फीडबैक था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कब स्टार्ट करोगे। मैंने सोचा ये टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। इसके पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले है ना, हमने दो थ्योरी जो बॉन्डिंग की देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, हमने स्टार्टिंग से देखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसमें एक तो होता है सेंट्रल एटम होता है, जो कि क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल होती है। ठीक है, उससे कोऑर्डिनेटेड है ना, उससे बॉन्ड बनाए हुए लिगेंड्स होते हैं, एन नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, है ना। और इस कॉम्प्लेक्स पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, अब ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पढ़ने से पहले हमने है ना वर्नर थ्योरी और वीबीटी मैंने स्किप कर दी है। मैंने पर्टिकुलरली सीएफटी पे ही ये लेक्चर आज वाला बना रही हूँ मैं। वीबीटी में तो हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, और जो सीएफटी है, सीएफटी में स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। और इसके अलावा जो वर्नर थ्योरी है, सबसे पहले जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ना डिस्कवरी करी थी, रिसर्च टाइप से कह सकते हैं, तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस काम के लिए। तो उन्होंने ना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी वगैरह का ये कॉन्सेप्ट दिया था। दो बेसिस थे उनके, एक तो था उनका जो कंडक्टेंस के बेसिस पे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आयंस रहेंगे उतनी कंडक्टेंस रहेगी। दूसरा उन्होंने जो एजीसीएल की पीपीटी से कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल के पीपीटी के मिलेंगे, उस बेसिस पे उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया था, वर्नर ने। अब आज हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब हो गया सीएफटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। किसके द्वारा दी गई थी? बेथे एंड वॉन ब्लैक के द्वारा ये दी गई थी। सीएफटी में क्या बात करी जाती है कि जो है ना, एक तो सेंट्रल एटम होता है और एक लिगेंड होता है। दो चीजें हमने कोऑर्डिनेशन में देखी थी, कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी थ्योरी क्या बोलती है कि जो सेंट्रल एटम और जो लिगेंड होता है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो कैसा रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है ना, वैद्युत आकर्षक, है ना, टाइप का उसमें अट्रैक्शन रहता है। अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इन बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड, दैट इज आयनिक बॉन्ड रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का मतलब ये हो गया कि है ना, आयंस रहेंगे, आयंस पे चार्ज रहेगा, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस इसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ ए सेंट्रल एटम एंड ऑर्बिटल ऑफ ए डोनर एटम ऑफ द लिगेंड। मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है। देखो, अगर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी तो कौन से टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है? वो कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन सीएफटी क्या बोलती है, जो है ना, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स की कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, मतलब उनके बीच में कोई भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। उनके बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म रहता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म रहता है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी। सीएफटी किसके साथ डील करती है? मेटल होती है ना, जो सेंट्रल एटम होता है उसके ओनली डी ऑर्बिटल्स के साथ है ना सीएफटी डील करती है ना। सीएफटी डील्स ओनली विद द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम। इन सीएफटी में क्या होता है? लिगेंड आर कंसीडर एज ए पॉइंट चार्ज। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बताई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का मतलब ही क्या है? जिसे विद्युत आकर्षण, विद्युत आकर्षण मतलब चार्जेस के बीच में आकर्षण रहे, अट्रैक्शन रहेगा। अब आपको ये चीज पता है कि मेटल तो कैसी रहती है? पॉजिटिवली चार्ज रहती है। तो सामने वाला लिगेंड कैसा रहेगा? वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। अब उस पे नेगेटिव चार्ज परमानेंट हो भी सकता है, या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड टाइप का भी वो इंट्रैक्शन हो सकता है। ये चीजें क्लियर हुई। अब जैसे कि है ना, नेगेटिवली चार्ज जो आयंस रहते हैं, लिगेंड रहते हैं, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड टाइप के रह गए, तो उस वाले में क्या रहता है? लिगेंड पे, भाई मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और आपके पास में सीएफटी क्या बोलती है? मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है, उनके बीच में कोई भी है ना कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, अकॉर्डिंग टू सीएफटी। तो मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि हमेशा मेटल कैसी रहती है? पॉजिटिवली चार्ज रहती है। दूसरा हमारे पास एटम कौन सा रहा? जो लिगेंड का डोनर एटम है। तो या तो उस पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज हो, तो वो आयन आयन टाइप की इंट्रक्शन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशंस क्या होती है कि जो लिगेंड है उसमें क्या होता है कि पोलर करेक्टर रहेंगे। तो है ना, पोलर न्यूट्रल लिगेंड रहेगा, जैसे कि H2 अमोनिया हो गया, ROH हो गया, पायरिडीन हो गया, है ना।
पोलर न्यूट्रल लिगेंड तो रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, पोलर रहेगा। पोलरिटी का मतलब ही क्या होता है, चार्ज का जनरेशन। तो मतलब उस पे क्या हो जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगी। ये तो मेटल तो कैसा, आयन फिक्स है, ये तो आयन फिक्स है, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड रहेगा, है ना, इंड्यूस्ड चार्ज रहेगा, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो दूसरे टाइप के इंट्रैक्शंस कौन सी हो गई, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस हो गई। तो दो टाइप की, अब तक हमने सीएफटी के बारे में क्या देखा, सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी, बेथ एंड वॉन लेक ने ये थ्योरी दी थी। सीएफटी क्या बोलती है, मेटल और लिगेंड के बीच में कैसे इंट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंट्रैक्शन होगी। अब हमें पता है कि सेंट्रल एटम तो कैसी रहती है, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहती है, तो हमारा ये लिगेंड कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा। अब ये है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शंस कैसा है, कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का मतलब यही हो गया। दूसरा सीएफटी ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू सीएफटी देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ए ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स है उनकी कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती, मतलब उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सीएफटी। सीएफटी किसके साथ डील करती है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके ओनली डी ऑर्बिटल्स के साथ ये डील करती है, लिगेंड के ऑर्बिटल से इसे कोई मतलब नहीं है। लिगेंड को क्या मान लिया इसने, एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लिया, पॉइंट चार्ज नेगेटिव पॉइंट चार्ज है ना, सीएफटी लिगेंड आर कंसीडर एज अ पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर दिया। अब आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आयन आयन इंटरेक्शन हो सकती है जब लिगेंड कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज हो, या फिर लिगेंड कैसा हो, न्यूट्रल लिगेंड हो, लेकिन वो कैसा हो, पोलर हो, है ना, उसमें पोलरिटी हो। तो इस टाइप का जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगी वो कैसी रहेगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन रहेगी। होप सो ये चीजें अब तक क्लियर हो गई होगी। अब मेटल के डी ऑर्बिटल्स के साथ ये डील करती है सीएफटी। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स रहते हैं। एक तो वो डी ऑर्बिटल्स रहते हैं जिनकी जो लॉब्स होती है ना बिटवीन द एक्सिस होती है, जैसे कि डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया और डी एक्स जेड हो गया। इनकी लॉब्स तो कहाँ रहती है, बिटवीन द एक्सिस रहती है। तीन एक्सिस रहती है हमारे पास, एक्स वाई और जेड एक्सिस रहती है। देखो ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस रहती है। तो तीन ऑर्बिटल्स और तीन डी ऑर्बिटल्स तो ऐसे होते हैं जिनकी है ना लॉब्स कहाँ रहती है, बिटवीन द एक्सिस रहती है ना, बिटवीन द एक्सिस रहती है, बिटवीन द एक्सिस इनकी लॉब्स रहती है। और दो ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी लॉब्स कहाँ रहती है, अलोंग द एक्सिस रहती है, ठीक है। अब जैसे ये T2G सेट हो गया, अब जो है ना जिन डी ऑर्बिटल्स की लॉब से बिटवीन द एक्सिस रहती है वो कौन कौन से रहते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। अब देखो एक तो लॉब्स कहाँ पर है, बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस का मतलब ही हो गया कि ये इस टाइप के जिन जिन ऑर्बिटल्स की लॉब्स है ना बिटवीन द एक्सिस रहेगी वो सारे एक सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे, मतलब ये तीन ऑर्बिटल मिलके एक ट्रिपली जनरेट बना लेंगे ना। जैसे ये तीनों ऑर्बिटल एक ही लेवल पे रहेंगे, इनका एनर्जी लेवल समान रहेगा, तो ये कैसे कहलाएंगे, ट्रिपली डिजनरेट कहलाएंगे। ट्रिपली डिजनरेट का मतलब ही क्या हो गया कि लॉब्स लाइंग डी ट्रिपली डिजनरेट का मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी लेवल से होते हैं अगर समान स्तर पे रहेगी, तीनों का लेवल एक ही एनर्जी लेवल रहेगा तो उसे ट्रिपली डिजनरेट बोल देंगे, ठीक है। और इनकी लॉब T2G सेट की लॉब्स कहाँ होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ठीक है। दूसरे ऑर्बिटल्स होते हैं, दो ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं डी जिनकी लॉब्स कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस रहती है। एक तो कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है और एक डी जेड स्क्वायर होता है। अब ठीक है, अब ये है ना दो ऑर्बिटल है और दो जिन ऑर्बिटल्स की लॉब्स है ना अलोंग द एक्सिस रहेगी, जैसे ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो इनकी लॉब्स क्या रहेगी, है ना, ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी लॉब्स कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है, तो मतलब इन जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर है, इन दोनों जो एनर्जी लेवल्स होंगे इनकी एनर्जी कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी। मतलब ये कैसे रहेंगे, डबली डिजनरेट रहेंगे, सेम लेवल पे इनकी समान ऊर्जा स्तर रहेंगे, मतलब जो इनकी एनर्जी की वैल्यूज रहेगी वो लगभग समान रहेगी, ठीक है। और ये लॉब्स लाइंग अलोंग द एक्सिस कौन कौन से ये ऑर्बिटल्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर।
अब आपने दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स देख लिए, एक तो वो जिनकी है ना लोब्स बिटवीन द एक्सिस है, और एक वो जिनकी लोब्स है ना अलोंग द एक्सिस है। अब है ना लिगेंड और मेटल के बीच में हमारे पास क्या है, एक तो मेटल है और एक लिगेंड है, दो चीजें हैं ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मेशन में क्या है, एक तो मेटल है और एक लिगेंड है। मेटल के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक तो हमारे पास क्या है, मेटल है, और एक क्या है, लिगेंड है। मेटल के पास तो क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है। मतलब कुल मिला के लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो प्राइमरी इंटरेक्शंस में क्या होता है कि जैसे ये मेटल हो गई एक और एक लिगेंड हो गया, बहुत काफी दूरी पे रहते हैं ना, तो काफी दूरी पे रहेगी, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन्स के कारण नेगेटिव चार्ज है, या तो वो नेगेटिव चार्ज वैसे ही या फिर इंड्यूस्ड टाइप का है कि पोलर करेक्टर है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन रहेगी, तो दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे ना। सो प्राइमरी इंटरेक्शन इज अट्रैक्शन इन बिटवीन द मेटल और ए लिगेंड, है ना। क्या है, प्राइमरी इंटरेक्शन कैसी होती है, मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्टिव रहती है, अट्रैक्शन इंटरेक्शन रहती है ना, अट्रैक्शन रहता है मेटल और लिगेंड के बीच में। सेकेंडरी इंटरेक्शंस में क्या होता है कि जैसे ही सेकेंडरी इंटरेक्शन इज अ रिपल्शन इन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड, है ना। सेकेंडरी इंटरेक्शंस कैसी रहती है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या रहती है, रिपल्सिव इंटरेक्शंस रहती है, क्योंकि जो मेटल पे और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में है ना रिपल्सन भी रहेगा। प्राइमरी इंटरेक्शंस तो कैसी हो गई, अट्रैक्टिव हो गई, सेकेंडरी इंटरेक्शंस कैसी हो गई, रिपल्सिव हो गई। अब एक बात बताओ, अगर ये मेटल है और एक ये लिगेंड है, एक एक बहुत दूरी पे खड़े हैं, अब जैसे जैसे पास में, अगर ये लिगेंड यहाँ से अगर इस मेटल की फिक्स पोजीशन हमने रख ली, अगर यहाँ एक तो यहाँ पर आता है, दूसरी कंडीशन में यहाँ पर आता है, तो देखो प्राइमरी इंटरेक्शंस इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली सेकंड वाले में ज्यादा है क्योंकि इनके बीच में दूरी कम है, और यहाँ पे प्राइमरी इंटरेक्शंस कम है, मतलब अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस कम है, तभी तो कम पास आ पाया है ये मेटल के, इस मेटल के लिगेंड कम पास आ पाया। लेकिन यहाँ पे देखो कि कंपेरेटिवली मेटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब इनके बीच में प्राइमरी इंटरेक्शंस ज्यादा है। अब जब मेटल और लिगेंड एक दूसरे के ज्यादा पास में आएंगे तभी तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन हो पाएगा। मतलब क्या है कि प्राइमरी इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंडरी इंटरेक्शन, प्राइमरी इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंडरी इंटरेक्शन, यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल गया। अब इसके कारण क्या होता है, प्राइमरी इंटरेक्शन इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में इंक्रीज होगी, देन क्या होगा, डिस्टेंस है ना मेटल और लिगेंड के बीच में डिक्रीज होएगा। मेटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होएगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होने पे सेकेंडरी इंटरेक्शन मतलब जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी वो इंक्रीज होगी। Whenever ligand approaches towards the central atom, two type of a ligand field generate, है ना। जैसे ही है ना मेटल जो लिगेंड होते हैं वो मेटल के टुवार्ड्स आते हैं तो दो टाइप के है ना फील्ड जनरेट होते हैं, एक तो फार क्रिस्टल फील्ड होता है और एक नियर क्रिस्टल फील्ड होता है। फार क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है कि जैसे ही मेटल के पास में लिगेंड आने लगेंगे तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स होगी ना, उन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान लेवल पे रहेगी, लेकिन जैसे पहले से थोड़ा सा बढ़ जाएगी। मतलब प्राइमरी इंटरेक्शंस जो फार क्रिस्टल फील्ड में जो इंटरेक्शंस जो रहता है, फील्ड जनरेट होता है, वो कैसा रहता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड रहता है। सेम फील्ड इज एक्सपीरियंस्ड बाय मेटल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हियर लिगेंड आर एट वेरी हाई डिस्टेंस, जैसे कि ये मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिगेंड है, लिगेंड बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल्स रहेंगे। मान लो कि अगर लिगेंड की एब्सेंस में अगर इस लेवल पे है, अगर है ना यहाँ पे इस लेवल पे है मेटल के जो
मेटल के डी ऑर्बिटल्स अगर लिगेंड के एब्सेंस में अगर इस लेवल पे हैं, जैसे ही लिगेंड मेटल के पास में आने लगेगा, सारे डी ऑर्बिटल है, ये 5 डी ऑर्बिटल है, इनका एनर्जी लेवल ये है, ठीक है। लेकिन जैसे ही लिगेंड आएगा सभी पांचों डी ऑर्बिटल्स की डी एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब ये जो फार क्रिस्टल फील्ड होता है ये स्प्लिटिंग नहीं कर पाता है, सभी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान रूप से इंक्रीज करता है। ये कैसा फील्ड होता है? फार क्रिस्टल फील्ड होता है। इट्स ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। अगर सभी डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान रूप से बढ़ेगी तो कैसा है? ये स्फेरिकल है ना। स्फेरिकल मतलब सभी दिशाओं से बराबर लग रहा है। सेम फील्ड एक्सपीरियंस बाय मेटल फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, मतलब मेटल के द्वारा ऑल डायरेक्शन से सेम फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है। यहाँ पे लिगेंड है ना बहुत ज्यादा दूरी पर रहता है, ठीक है। ज्यादा दूरी पर रहने पे कारण क्या होता है कि जैसे अगर जैसे ये एक्सिस है और लिगेंड कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से लिगेंड आ रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस आ रहा है, या फिर अलोंग द वाई एक्सिस आ रहा है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की ही बात कर लेते हैं। और एक आएगा जेड डायरेक्शन से लिगेंड आएंगे, इधर से लिगेंड आ रहा है। अब यहाँ पे बात करो, हमारा डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखो इसकी लोब्स कहाँ है? बिटवीन द एक्सिस। लिगेंड यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल है ना, इस वाली पोजीशन पे आ रहा है और इधर इस वाली पोजीशन पे आ रहा है। तो क्या ये डी ऑर्बिटल होगा? ये क्या सेम फील्ड एक्सपीरियंस कर पाएगा? ये कुछ कम फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। वहीं अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हैं, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल रहेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब लिगेंड भी बिल्कुल एक्सिस के अलोंग आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेट्राहेड्रल की नहीं कर रहे, ऑक्टाहेड्रल पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे लिगेंड यहाँ से आएगा और बिल्कुल एक्सिस के अलोंग आएगा। तो एक्सिस के अलोंग आएगा तो जैसे ही लिगेंड है ना मेटल के पास में आने लगेगा, तो ये जो डी एक्स स्क्वायर ऑर्बिटल से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, यहाँ पे तो रिपल्शन क्या होएगा? ज्यादा होएगा, क्योंकि भाई इधर से भी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस ही है और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है ऑक्टाहेड्रल में। तो ये तो क्या होते हैं कि पहले तो बिल्कुल बराबर बहुत दूरी पे लिगेंड रहता है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे लिगेंड पास में आने लगता है, मतलब अब होएगा नियर क्रिस्टल फील्ड। तो नियर क्रिस्टल फील्ड कैसा हो जाएगा? असिमेट्रिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी एक्स जेड है, ये ऑर्बिटल तो अलग तरीके का एक फील्ड लेस रिपल्शन फील करेंगे, है ना। और जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, तो उनकी एनर्जी इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगी, ठीक है। अब नियर क्रिस्टल फील्ड में क्या होता है? व्हेन लिगेंड आर प्रेजेंट नियर टू द सेंट्रल एटम, देन सच टाइप ऑफ ए फील्ड जनरेट। नाम से पता चल रहा है नियर क्रिस्टल फील्ड मेटल के बिल्कुल नजदीक रहेगा। लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अलोंग द एक्सिस आता है, तो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स क्या होंगे कि ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, तो वो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी कंपेरेटिवली। इट एसोसिएट विद ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री, है ना। नियर क्रिस्टल फील्ड क्या होएगा? पर्टिकुलर ज्योमेट्री के साथ एसोसिएट रहेगा। जैसे टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड आएगा वो कहाँ से आएंगे? वो बिटवीन द एक्सिस आएंगे। बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये हो गया, बिटवीन द एक्सिस जैसे जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, जैसे कि जिन्हें क्या बोलते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, टी टू एंड ई। ये इस तरह से स्प्लिट होता है, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाले जो टी टू ऑर्बिटल्स है, ये कौन से? डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी एक्स जेड, ये तीन ऑर्बिटल्स है। ई ऑर्बिटल्स कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है। ये लेस रिपल्शन फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड कैसे अप्रोच करता है? बिटवीन द एक्सिस करता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड कैसे अप्रोच करता है? अलोंग द एक्सिस करता है। अलोंग द एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस होंगे, जैसे कि जिन्हें इजी सेट बोलते हैं, और जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो लेस रिपल्शन फील करेंगे, तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो नियर क्रिस्टल फील्ड होता है वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री से एसोसिएट होता है, क्योंकि लिगेंड किस अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं या बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, ये इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी और कौन से ऑर्बिटल्स की डिक्रीज होगी। टेट्रागोनल में क्या होता है? टेट्रागोनल में जो है ना या तो जेड आउट होता है या जेड इन, दो टाइप का टेट्रागोनल होता है। तो जेड इन और जेड आउट टाइप का टेट्रागोनल होता है। जैसे कि ये हमने लिख दिया जेड आउट टाइप का। तो इस टाइप वाले में क्या होएगा कि जो अलग टाइप का, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग अलग टाइप का रिपल्शन रहेगा और एक्स वाई जो एक्सिस रहेगी वहां पे अलग टाइप का रहेगा। एक होती है टीबीपी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपायरामिडल।
ठीक है। तो जो नियर क्रिस्टल फील्ड होता है, नियर क्रिस्टल फील्ड के कारण ये डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज आती है, टेट्राहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनल, टीबीपी वगैरह, ठीक है। इट कांट बी स्फेरिकल सिमेट्रिकल। स्फेरिकल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि ये सभी दिशाओं में एक बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि लिगेंड मेटल के बिल्कुल पास में आ गया और अगर अलोंग द एक्सिस आ रहा है, ये बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो अलोंग द एक्सिस आ रहा है तो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगा, और बिटवीन द एक्सिस आ रहा है जैसे टेट्राहेड्रल फील्ड में आता है तो उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो कभी भी जो नियर क्रिस्टल फील्ड है मेटल के जब नजदीक अगर लिगेंड आ जाएगा तो वो स्फेरिकल टाइप से है ना, मेटल के डी ऑर्बिटल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। तो कभी भी नियर क्रिस्टल फील्ड कैसा नहीं हो सकता, स्फेरिकल सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। इफेक्ट ऑफ ए क्रिस्टल फील्ड क्या क्या होंगे? स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड जिसे कि क्या बोलते हैं, फार क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकल कब रहेगा? जब मेटल से बहुत ज्यादा दूरी पर लिगेंड रहेगा तो ओवरऑल एक थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ेगा, मेटल मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, तो वो थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होती है डी ऑर्बिटल्स की। लेकिन जैसे ही नजदीक आता है तो 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स है, उनमें 3 की लोब्स अलोंग द एक्सिस है, 2 की बिटवीन द एक्सिस है। तो फिर उस अकॉर्डिंग अफेक्ट होएगा कि लिगेंड कहां से आ रहा है, कहां से अप्रोच कर रहा है। ऑलवेज कॉजेस एक्साइटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए सेंट्रल एटम। मतलब स्फेरिकल जो क्रिस्टल फील्ड होता है, जो फार क्रिस्टल फील्ड होता है, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम का, उनका सिर्फ एक्साइटेशन कोज करता है, उसके कारण सिर्फ एक्साइटेशन होता है। एसएसएफ को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं एसएसएफ। जैसे ये आइसोलेटेड सेंट्रल एटम है और फिर उसके लिगेंड के एनवायरनमेंट में लाया जाएगा तो आइसोलेटेड के जो डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल ये है, और जब लिगेंड इसके एनवायरनमेंट में आएगा तो इन्हीं जो मेटल्स के डी ऑर्बिटल है उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जिस एक्सटेंट से डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बढ़ेगा उसी एक्सटेंट से पी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। मतलब क्या कह रहा है? ऑल डी ऑर्बिटल्स एज वेल एज पी ऑर्बिटल्स एक्साइटेड टू द सेम एक्सटेंट इन एसएसएफ। मतलब जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड होता है उसमें डी ऑर्बिटल्स का भी एनर्जी लेवल उतना ही बढ़ेगा जितना पी ऑर्बिटल्स का बढ़ेगा। यह कह सकते हैं कि पी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल भी डी ऑर्बिटल्स के सिमिलर ही बढ़ेगा। लेकिन वही बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स की। एस ऑर्बिटल नेवर एक्साइटेड, बिकॉज एस ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास में होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। न्यूक्लियस में पास में होने के कारण क्या होता है कि इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहते हैं उस एस ऑर्बिटल पे, वो काफी ज्यादा रहता है, मतलब हाई जेड इफेक्टिव रहता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो इनको एक्साइट करना इतना आसान नहीं है। एस ऑर्बिटल नेवर एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एस ऑर्बिटल्स। अब होता है इफेक्ट ऑफ ए नियर क्रिस्टल फील्ड। नियर क्रिस्टल फील्ड जब मेटल के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है लिगेंड, तो वो किस तरह से इफेक्ट करेगा? जिस डायरेक्शन से वो अप्रोच कर रहा है उसके जो अलोंग, जैसे बिटवीन द एक्सिस कर रहा है तो बिटवीन द एक्सिस वाले जो लॉब्स है वो ज्यादा रिपेल फील करेगी, जैसे कि टेट्राहेड्रल फील्ड में। नियर क्रिस्टल फील्ड कॉजेस स्प्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल सिंपली, ठीक है। डी ऑर्बिटल अंडरगो स्प्लिटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए नियर क्रिस्टल फील्ड, while p orbital doesn't undergo splitting। अब p orbital splitting क्यों कोज नहीं करते? क्योंकि इसकी जो लोब्स रहती है या तो px, py और pz, इसकी लोब्स हमेशा कैसी रहती है? अलोंग द एक्सिस रहती है। तो सारी ही अलोंग द एक्सिस है, तो अगर कहीं से भी लिगेंड अप्रोच करेगा या तो अलोंग द एक्सिस करेगा या बिटवीन द एक्सिस करेगा, तो ये सारी ही लोब्स अलोंग द एक्सिस ही है, तो सिमिलर टाइप के हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग हो क्यों रही है? बेसिकली स्प्लिटिंग इसलिए हो रही है कि टू टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, एक तो अलोंग द एक्सिस है जिसके लोब, एक बिटवीन द एक्सिस है। अब आने वाला लिगेंड अगर अलोंग द एक्सिस होगा तो बिटवीन द एक्सिस वाला की एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर आने वाला लिगेंड अलोंग बिटवीन द एक्सिस होएगा तो अलोंग द एक्सिस वालों की एनर्जी कम हो जाएगी, जैसे कि टेट्राहेड्रल में होती है। एक्साइटेशन इंक्रीज होने पे क्या होता है? स्प्लिटिंग इंक्रीज होएगा। जितना ज्यादा एक्साइटेशन होएगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब एक्साइटेशन का इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी डी ऑर्बिटल्स की लिगेंड के अफेक्ट के कारण, उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस मैक्सिमम स्प्लिटिंग? जैसे कि यहाँ पे देखो एक्साइटेशन इतना है, इस लेवल का डी, जो मतलब लिगेंड के बिना अगर जो आइसोलेटेड डी ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वो देखो सेम लेवल पे। यहाँ पे एक्साइटेशन इतना हो रहा है, यहाँ पे एक्साइटेशन इतना, यहाँ पे एक्साइटेशन इतना, यहाँ पे एक्साइटेशन इतना, सिमेट्रिकल फील्ड में।
जितना ज्यादा एक्साइटेशन उतना ज्यादा स्प्लिटिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे है ना एक्साइटेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा एक्साइटेशन होएगा लिगेंड के कारण, जितनी ज्यादा मेटल के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा फिर स्प्लिटिंग होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल्स ऑफ ए सेंट्रल एटम इन टेट्राहेड्रल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इन टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर। चार में हम देखते हैं। अब देखो ये है डी ऑर्बिटल्स आइसोलेटेड है। सबसे पहले टेट्राहेड्रल में देख लेते हैं। ये डी ऑर्बिटल से आइसोलेटेड है। ये तो कैसे है, डी ऑर्बिटल है, आइसोलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल कोई लिगेंड वगैरह इसके एनवायरनमेंट में नहीं है। जैसे ही लिगेंड आता है यहाँ पे इसका एक्साइटेशन हो रहा है, देखो यहाँ इस लेवल तक एक्साइटेशन हो गया। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में यहाँ तक एक्साइटेशन हो रहा है, इस लेवल तक, मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड है उसमें जो एक्साइटेशन हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा ऑक्टाहेड्रल में कंपेरेटिवली जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, इसीलिए तो स्प्लिटिंग डेल ऑक्टाहेड्रॉन इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा टी होता है। लेकिन टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि स्प्लिटिंग जो एक्साइटेशन कम होता है, क्योंकि 4 ही लिगेंड होते हैं, वहां पे 6 लिगेंड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए इतनी यहाँ तक एक्साइटेशन हुआ, फिर ये 5 डी ऑर्बिटल है स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में, मतलब लिगेंड इनके एनवायरनमेंट में फार क्रिस्टल फील्ड में आ चुका है। जैसे ही लिगेंड नियर क्रिस्टल फील्ड में आता है, आपको पता है कौन कौन से डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्स। अब यहाँ पे ये कैसा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहाँ से आएगा, लिगेंड आएगा बिटवीन द एक्सिस आएगा। बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या हो गया, जो एक्सिस के बिटवीन जो ऑर्बिटल्स है, जैसे कि है ना डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इन इन तीनों में क्या होएगा, रिपल्शन ज्यादा होएगा। इनमें रिपल्शन ज्यादा होएगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये देखो तीन ऑर्बिटल्स हो गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड कैसे आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस आ रहा है। वहीं अगर बात करी जाती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी लोब्स कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है। तो ये लिगेंड तो कैसे आ रहा था, बिटवीन द एक्सिस आ रहा था, तो लेस रिपल्शन फील करेंगे, तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं कंपेरेटिवली। तो इनका डी स्टेबलाइज कितना, ये स्टेबलाइज कितना होते हैं, इनकी एनर्जी इस जो बेरी सेंटर है इनका, है ना, इससे कितनी डिक्रीज होती है कि 0.6 माइनस का 0.6 डेल्टा टी, है ना। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबलाइजेशन हो रहा है। इनका तो क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है, और ये डिस्टेबलाइज हो रहे हैं रिपल्शन के कारण। कितना इस ये जो जीरो एनर्जी यहाँ से है ना, ये इनका जो मिडल पॉइंट है जिसे बेरी सेंटर बोलते हैं, इससे कितनी इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इसकी होगी +0.4 डेल्टा टी, ठीक है। और इनकी कितनी एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब ये कितने स्टेबलाइज होंगे, माइनस का 0.6 डेल्टा टी। अब आप देखो कि ये एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ये 5 डी ऑर्बिटल है, तो ओवरऑल तो ये जितना ये डिस्टेबलाइज होंगे उतना ही ये स्टेबलाइज होंगे, ये चीज हमें पता है भाई। जितना ये ऊपर वाले जो अलोंग द एक्सिस है वो स्टेबलाइज होंगे नीचे, उतना ही ये डिस्टेबलाइज होंगे, ताकि ओवरऑल क्या बना रहे, जीरो बना रहे। अब यहाँ पे देखो 3 ऑर्बिटल है और नीचे कितने हैं, 2 ऑर्बिटल है, तो नीचे वाले कितना स्टेबलाइज हो रहे हैं, माइनस का 0.6 डेल्टा टी, है ना। ये इतना स्टेबलाइज हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे 2 ऑर्बिटल से, और ऊपर कितने डिस्टेबलाइज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना ही उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0.2 डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, प्लस का 0.4 डेल्टा टी। प्लस का 0.4 डेल्टा टी को अगर हम प्लस का 0.4 डेल्टा टी को 3 ऑर्बिटल है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1.2 डेल्टा टी। तो ओवरऑल अगर इसका और इसका टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये जितने डिस्टेबलाइज होते हैं ये उतने ही स्टेबलाइज होता है। ये नॉर्मल सा ये कॉन्सेप्ट है। मेरे को टेक्निकल इश्यूज इतने फेस करने पड़ते हैं ना कि क्लास लेना ही इतना बोरिंग सा लगने लग जाता है। होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसे ना एक तो डेल्टा टी की फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं, अगर डीक्यू की फॉर्मेट में अगर लिखते हैं इसे डीक्यू में, तो इसे मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे। जैसे कि ना 0.6 को मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 6 डीक्यू हो जाएगा, माइनस का 6 डीक्यू। देखो ये माइनस का 6 डीक्यू और ये प्लस का 4 डीक्यू, ठीक है।
ये जितना ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना वो क्या बोलता है, स्टेबिलिटी को बताता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जैसे कि अभी हम स्थित पोजीशन में है, स्थित पोजीशन में हमारी ऊर्जा जितनी ज्यादा रहेगी उतने ही हम ज्यादा अनस्टेबल रहेंगे। और स्थित ऊर्जा में अगर हमारी स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी भाषा में, है ना। तो जितनी अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन में है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा जितनी कम रहेगी उतने ही हम, है ना, स्टेबल रहेंगे। एक नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो। ये हमने टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, लिगेंड कहाँ से अप्रोच करेगा, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस अप्रोच करने के कारण अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, dx² y² और dz², ये क्या करेंगे, ये हाई रिपल्शन फील करेंगे। मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे कि ये है। और इन्हें क्या बोलते हैं, ईजी सेट बोलते हैं। ये dx² y² और ये dz² हो गया। बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से थे, dxy, dyz और dxz, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, T2g ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये इसका हो गया बेरी सेंटर, है ना। बेरी सेंटर से ये, अब यहाँ पे ये देखो आप, देखो 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रोन ये डिस्टेबलाइज हो रहे हैं इस सेंटर से। अगर देखो एनर्जी का ऊपर होना मतलब डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रोन। और ये स्टेबलाइज कितना हो रहा है, 0.4 माइनस का 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रोन। क्योंकि जितना ये डिस्टेबलाइज होंगे, इसे मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे और इसे मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि नीचे 3 ऑर्बिटल्स है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीजें ना छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और इसे 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो डीक्यू की फॉर्मेट में आ जाएगा, प्लस का 6 dq और माइनस का 4 dq। ये आइसोलेटेड कंडीशन में था, देखो यहाँ पे एक्साइटेशन ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे ये नियर क्रिस्टल फील्ड में क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हो गई। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हो रही है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में दोनों में ही कर देती हूँ। देखो टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहाँ से आ रहा है, बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। टेक्निकल इशू, है ना, बिटवीन द एक्सिस आ रहा है लिगेंड, ठीक है, टेक्निकल इशू। और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस करता है। आपके पास डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। 3 में तो क्या होती है, लोब्स, है ना, बिटवीन द एक्सिस होती है। और 2 में लोब्स कहाँ होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। ये dz² हो गया, dx² y² हो गया। अब इसे x y x z y z, तो dy z हो गया, dx z हो गया, dy z हो गया, dxy हो गया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिगेंड अप्रोच करेगा, अब आपने क्या चीजें देखी, ये टेक्निकल इशू नहीं हो ना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बीच बीच में बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू फेस करने पड़ता है। अब जैसे ये है, ये आपके पास 3 एक्सिस होती है, ये x, ये y और ये z एक्सिस, ठीक है। अब लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है, जैसे ये लिगेंड है, अब आपके पास ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में देखते हैं ना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अलोंग द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो 2 ऑर्बिटल्स है जिनकी तो लोब्स बिल्कुल अलोंग द एक्सिस है, जिधर से लिगेंड आ रहा है उसी रास्ते पे, कह सकते हैं कि जिस रास्ते पे मेटल के ऑर्बिटल्स है उसी रास्ते पे लिगेंड आ रहा है, तो यहाँ पे तो रिपल्शन बढ़िया वाला होएगा। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, dx² y² और dz², है ना, ये तो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। अब 3 ऑर्बिटल्स ऐसे भी है कि जैसे ये रास्ता है मेन, और एक ये रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है, कुछ यहाँ पे लोग हैं, तो ये तो इस जगह से आने वाले से भी रिपल्शन कम फील करेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब आने वाला किधर से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, ठीक है, ये लिगेंड हो गया।
अब यहाँ पर जो कोई होगा मेटल का कोई ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, यहाँ पे जो होएगा तो वो तो ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डी ऑर्बिटल यहाँ बीच में है तो ना तो इधर से बढ़िया फील करेगा रिपल्शन, ना इधर से, तो वो थोड़ा कम रिपल्शन फील करेगा। तो ऐसे तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो कैसे रहते हैं, स्टेबलाइज हो जाएंगे कंपेरेटिवली। अब जब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल में लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है, ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। लिगेंड अप्रोच ही इधर से करता है, बीच के रास्ते से अप्रोच करता है। और यहीं पे तीन डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो इन दोनों के बीच में तो रिपल्शन बढ़िया होएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, T2 ऑर्बिटल हो जाएंगे। और जो बिटवीन यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं, है ना, इधर इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स है, दो ऑर्बिटल्स है, वो कम रिपल्शन फील करेंगे। होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ये देखो, ये है आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड मेटल है ना, उसके ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। अब जैसे ही लिगेंड आया तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में ये एक्साइटेशन हो गया, इस लेवल तक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल पहुंच गए, जितना ज्यादा एक्साइटेशन उतना ज्यादा स्प्लिटिंग। इसीलिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग कम होती है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रॉन, है ना। तो अगर डेल ऑक्टाहेड्रॉन देखे तो 9/4 डेल्टा टी, तो लगभग है ना 2 टाइम्स हो गई, है ना। डेल्टा ओ देखे तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा टी 9/4, है ना, 9/4 का मतलब हो गया लगभग, है ना, 2.25 टाइम्स हो गई डेल्टा टी, है ना। डेल ऑक्टाहेड्रॉन 2.25 टाइम्स हो जाती है डेल्टा टी की, है ना। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रॉन, ये चीज होती है। क्योंकि इसमें तो एक्साइटेशन ही कम होता है टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग पैटर्न्स को। टेक्निकल इशू रिजोल्व कर लिया, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने टाइप के रहते हैं, 2 टाइप के रहते हैं। एक तो वो रहते हैं अलोंग, लोब्स कहाँ पे, लोब्स है ना अलोंग द एक्सिस वाले हो जाएंगे, और एक बिटवीन द एक्सिस वाले हो जाएंगे। अलोंग द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस वाले डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड हो जाएंगे, या फिर सेम एनर्जी लेवल पे रख लो इनको। तीन तो ये होते हैं, और दो कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिनकी लोब्स कहाँ रहती है, अलोंग द एक्सिस रहती है, ठीक है। और इनकी लोब्स कहाँ रहती है, बिटवीन द एक्सिस रहती है। अब आपने ये चीज देखी थी कि जो CFT है, CFT किसने दी थी, बेथ एंड वान व्लेक ने दी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये क्या करती है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस के बारे में बात करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड के बारे में बात करती है। मेटल पे तो कैसी रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का मतलब होता है धनात्मक और ऋणात्मक की रिएक्शन, मतलब आकर्षण उनके बीच में। और ये कैसा रहता है, या तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना, या फिर कैसा रहेगा, पोलर लिगेंड रहेगा, ठीक है। दो ही तरीके हो सकते हैं, पोलर न्यूट्रल हो। पोलर न्यूट्रल के एग्जांपल जैसे कि H2O हो गया, अमोनिया हो गया, और इसके जितने भी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस रहेगी। अब जैसे ये मेटल है और एक ये लिगेंड इतनी दूरी पर है, ठीक है, तो इनके बीच में जो अभी तो बिल्कुल सॉल्यूशन की बात हो रही है, ये एक ही बीकर में, ठीक है।
तो इनके बीच में देखो ये इतनी दूरी है, तो यहाँ पे कौन सा फील्ड काम कर रहा है, फार क्रिस्टल फील्ड काम कर रहा है। फार क्रिस्टल फील्ड कैसा होता है, SSF स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होता है, मतलब चारों दिशाओं से ये बराबर लगेगा। ये लिगेंड है, इसके डी ऑर्बिटल्स है, ये बराबर सारे डी ऑर्बिटल्स बराबर जो भी फील करेंगे, फील्ड फील करेंगे वो बराबर फील करेंगे। लेकिन जैसे ही अब ये देखो, इसको बोलते हैं ये मेटल है और ये लिगेंड है, एक तो ये इतनी दूरी पर है और फिर ये मेटल की इतनी दूरी पर आ गया। तो ये जो मेटल का के लिगेंड के मेटल के पास में आने वाला ये जो इंटरेक्शंस रहता है वो कैसा रहता है, प्राइमरी इंटरेक्शन है ना, प्राइमरी इंटरेक्शन रहता है। ये कैसा रहता है, हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि मेटल कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, और हमारा लिगेंड या तो नेगेटिव है या पोलर न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। मतलब एक तरीके से इस पे नेगेटिव चार्ज है कुल मिला के। जैसे ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये इसके अगर इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं तो हमेशा जो डायरेक्शंस रहती है पोलैरिटी की, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहती है, तो ये इस साइड रहेगी, ठीक है। और इनकी भी इस तरह से रहेगी जैसे कि अमोनिया में रहती है। तो एक तरीके से है ना, ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन होएगा ना, इस पे नेगेटिवली चार्ज रहेगा, मतलब इनमें पोलर करेक्टर रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये वाली इंटरेक्शंस कैसी है, प्राइमरी इंटरेक्शन से। जैसे जैसे प्राइमरी इंटरेक्शंस जितनी ज्यादा होगी, प्राइमरी इंटरेक्शन इंक्रीज होने पे क्या होएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होएगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होने पे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होएगा, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होएगा, डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड के बीच में डिक्रीज होएगा। डिस्टेंस डिक्रीज होने से क्या होएगा, जो सेकेंडरी इंटरेक्शंस है वो क्या होएगी, इंक्रीज होएगी, मतलब जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस रहती है। मतलब क्या हो गया, प्राइमरी इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंडरी इंटरेक्शंस। ये चीज हो गई, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल गया। अब जैसे ही लिगेंड है ना मेटल के, सबसे पहले तो एक डिस्टेंस पे रहेगा लिगेंड, ठीक है। तब तो ये जैसे डी ऑर्बिटल है, मेटल के पास क्या होंगे, 5 डी ऑर्बिटल है, ट्रांजिशन मेटल ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, स्फेरिकल क्रिस्टल स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी कि इंक्रीज हो जाएगी। अब ये है ना, ये वाला जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड होएगा ये ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल से, है ना। तो अगर टेट्राहेड्रल की होगी तो ये इसी लेवल तक ये एक्साइट हो पाएंगे, एनर्जी इनकी बढ़ पाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स तो ऐसे हैं जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस है, और है 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी अलोंग द एक्सिस है। लिगेंड कहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस आ रहा है, तो अलोंग द एक्सिस वालों की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सेकेंडरी इंटरेक्शंस में ना। और जो बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी एक्स वाई वाई जेड और एक्स शेड है ना, उनकी डिक्रीज हो जाएगी। अब इनकी डिक्रीज कितनी होगी, तो इनकी डिक्रीज होगी -4 डेल ऑक्टाहेड्रोन, और इसकी इंक्रीज कितनी होगी, +0.6 डेल ऑक्टाहेड्रोन। भाई दोनों का जितना ये एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई ऑर्बिटल, +1.2 हो गया, और ये एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑर्बिटल है, तो दोनों इसका टोटल और इसका टोटल 1.2 आ रहा है, दोनों का टोटल, इसका प्लस का आ रहा है तो इसका माइनस का आ रहा है, वो जीरो होएगा हमेशा, है ना। न्यूट्रल जितना एक स्टेबलाइज होगा उतना ही दूसरा डिस्टेबलाइज होगा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्प्लिटिंग का, ठीक है। तो ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो गई। इसके बाद में अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले टेट्रागोनल वाले की, ठीक है। तो वो चीज हम देखते हैं। यहाँ तक हमने देख ली थी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, अब बात करी जाती है जेड एक्सिस आउट वाले की। जेड एक्सिस आउट का मतलब क्या होता है, सिंपली है ना, जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड होते हैं ना वो कैसे रहते हैं, लंबे रहते हैं ना। जैसे ये बॉन्ड है ना, एक्स और वाई के अलोंग है, और ये वाले जो बॉन्ड होंगे ना ये कैसे रहेंगे, इसकी लेंथ ज्यादा रहेगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, तो ये इस टाइप का मॉलिक्यूल दिखेगा, है ना। जैसे नॉर्मली तो ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट में तो ये सारे बॉन्ड बराबर होंगे, लेकिन जेड एक्सिस आउट में ये बॉन्ड लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस ज्यादा रहेगी, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, जेड आउट बोल देते हैं। और अगर अलोंग द जेड एक्सिस अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है ना, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जैसे कि इस तरह से हो गई है ना, इस तरह से बिल्कुल कम हो गई, तो इसे हम बोल देंगे जेड इन बोल देंगे।
तो ये जेड एक्सिस आउट और जेड इन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये बताइए कि जैसे ये है, ये है, अब जेड आउट होना है। जेड आउट होने का मतलब क्या होता है, जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्शन हो पाएगा। भाई जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, आपने बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण भाई यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये लिगेंड क्या है कि पास में नहीं आ पा रहा रिपल्शन के कारण, यही बात हुई जेड एक्सिस आउट का मतलब हुआ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब इसकी हम इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग में तो पता है कि जैसे ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है, फर्दर वो स्प्लिट होंगे ऑर्बिटल्स, और जो जिन में जेड है ना, जैसे डी एक्स जेड और डी वाई जेड, उनकी एनर्जी लोअर रहेगी, लोअर रहेगी तो लोअर एनर्जी लेवल्स में ही तो हम पहले इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और उनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपकमिंग जो लिगेंड और है ना अलोंग द जेड एक्सिस के बीच में क्या रहेगा, ज्यादा रिपल्शन रहेगा, तभी ये क्या होएगा, जेड आउट रहेगा, जे अलोंग द जेड एक्सिस क्या रहेगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं, हम देखें ये तीन ऑर्बिटल्स थे, कौन कौन से थे, डी एक्स वाई थे, डी वाई जेड था और डी एक्स जेड था। अब जिस जिसमें जेड आ रहा है ना अलोंग द जेड एक्सिस है ना, आउट हो रहा है, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो जिन जिन में जेड है उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे और फिर रिपल्शन होएगा। तो देखो डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी डिक्रीज हो गई और डी एक्स वाई की एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब इनकी इसकी कितनी डिक्रीज होएगी और इसकी कितनी इंक्रीज होएगी, देखो यहाँ पे कितने हैं, दो ऑर्बिटल है ना, देखो तीन ऑर्बिटल्स है, तीन ऑर्बिटल्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1/3 1/3 1/3 आ जाता है। अब यहाँ पे 1/3 और 1/3 कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। ठीक है, देखो तीन ऑर्बिटल्स है ना, तीन ऑर्बिटल्स को अगर हम करें तो 1/3 1/3 1/3, एक लेवल में ये दो ऑर्बिटल्स आ गए हैं ना, तो इनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ये ऑर्बिटल बचेगा, तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये -2/3 दोनों की मिलके हुई है, तो इसकी अकेले की प्लस की 2/3 होगी। तो ये देखो इतना ज्यादा, अगर इनकी बेरी सेंटर से अगर डिस्टेंस देखे ना, तो ये ज्यादा दूरी पे रहेगा, ये प्लस के 2/3 डिस्टेंस पे रहेगा, और ये इनके बीच में देखो ये गैप कम है ना। तो ये इतना, इसकी जो एनर्जी रहेगी पेरी सेंटर से प्लस का 2/3 रहेगी और इसकी माइनस का 1/3 रहेगी, है ना, डेल्टा टू जिसे बोलते हैं। उसके बाद में फिर से यहाँ पे जो डी ये वाले ऑर्बिटल्स कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हमें पता है जेड लॉन्ग में हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भेजना है, जेड ऑर्बिटल में भेजना है। अगर जेड ऑर्बिटल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन भेजना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो ये देखो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बेरी सेंटर से कम हो गई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की ज्यादा आ गई। अब यहाँ पे देखो एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है, तो ये जितना -½ डिस्टेबलाइज होएगा, भाई दो ऑर्बिटल्स है ना, तो इसकी एनर्जी 1/2 हो जाएगी एक की। ठीक है ना, 1/2 हो जाएगी, तो ये माइनस का हाफ क्या हो जाएगा, डी स्टेबलाइज होएगा, ये उतना ही माइन प्लस का हाफ क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ नीचे। देखो ये थे हमारे पास डी ऑर्बिटल्स थे, सॉरी, सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या थे, डी ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की से ही रिलेटेड ही टेट्रागोनल है, तो ये इनकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो गई, दो आएंगे ऊपर, ये इनकी क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो गई। अब ऑक्टाहेड्रल जो टेट्रागोनल रहता है, टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है, जेड आउट रहता है, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस क्या रहेगी, अलोंग द जेड एक्सिस बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ कब इंक्रीज होगी, जब रिपल्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, तभी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होएगी, तभी तो लिगेंड ज्यादा नजदीक नहीं आ पाएगा। तो मतलब ये तो हो गया कि जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना है, और जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब डालोगे, उस जब उस जिसमें है ना मतलब जेड एक्सिस वाला फैक्टर है, उसमें एनर्जी कम करोगे, है ना, तभी तो उसमें इलेक्ट्रॉन डाल पाओगे। तो यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग होएगी, वो कैसे होएगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी डी जेड स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे तीन ऑर्बिटल है, दो में है ना जेड एक्सिस वाला फैक्टर है डी एक्स जेड,
और डी वाई जेड में, और इसकी डी एक्स वाई की एनर्जी इसकी कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगी। होप सो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी जेड आउट की। और अगर यही बात करें अगर हम जेड इन की, तो जेड इन का मतलब क्या होता है, जेड के एक्सिस के अलोंग क्या है कि बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब है कि रिपल्शन कम है। तो यहाँ पे उस केस में स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी, जिन जिन में जेड एक्सिस है ना उसकी क्या होगी कि भाई जेड में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो रिपल्शन नहीं है, और रिपल्शन नहीं है तो तभी तो जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है। तो जिसमें उस कंडीशन में ये तो किसकी आ गई, जेड आउट की आ गई। और अगर यही स्प्लिटिंग अगर जेड इन की देखें तो जेड इन की स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी, ये डी एक्स वाई हो जाएगा, और ये डी एक्स जेड डी वाई जेड हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा डी जेड स्क्वायर, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी। ये स्प्लिटिंग हो जाएगी किसकी, जेड इन की हो जाएगी। ये देखो जेड एक्सिस आउट, टेट्रागोनल जेड एक्सिस आउट, मतलब जेड एक्सिस आउट का मतलब जेड वाले एक्सिस के अलोंग बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अब ये बात करो कि पूरा जेड एक्सिस उड़ा ही दो, है ना, उड़ा ही दो मतलब स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, है ना। चार ही लिगेंड रहेंगे, जेड एक्सिस बिल्कुल हट ही गई है ना, यहाँ पे तो लिगेंड है ही नहीं, ठीक है, मतलब लिगेंड अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। तो है ना, ये देखो डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी ऑर्बिटल्स की कंपेरेटिवली अगर इनकी डी वाई जेड और एक्स जेड, और स्क्वायर प्लेनर में अगर देखेंगे डी एक्स जेड वाई जेड की एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी लेवल और कम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो डी जेड स्क्वायर है ना, इसकी एनर्जी भी कंपेरेटिवली कम हो गई, और ये डी एक्स वाई की एनर्जी इंक्रीज हो गई, और डी एक्स जेड की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है। ये तो कौन सा स्क्वायर प्लेनर 3D का है। अगर वही स्क्वायर प्लेनर अगर 4D और 5D सीरीज का आ जाता है, 3D का मतलब हो गया जी वो जो स्केडियम से स्टार्ट होती है 21 वाली, और जो 3D और 4D और 5D है ना, इसके अलावा ये वाली तो 3D हो गई, ये 4D एट्रियम से और लेंथनम से स्टार्ट होने वाली 5D हो गई। उस केस में क्या होता है कि जो है ना डी जेड स्क्वायर की एनर्जी है ना सबसे कम हो जाती है ना, ये जो डी जेड स्क्वायर अलोंग द जो जेड एक्सिस है उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाती है ना, पूरा जो प्योरली इसमें जो जेड करेक्टर है उसकी, है ना। और डी एक्स वाई और डी एक्स जेड की एनर्जी थोड़ी सी कंपेरेटिवली डी जेड स्क्वायर से ज्यादा रहती है, फिर डी एक्स वाई की हो जाएगी, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो अब सो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार समरी इसमें तो ये शॉर्ट फॉर्म में तो दिखेगा नहीं, छोटा पिक्चर। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना लेक्चर, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखो जेड एक्सिस आउट का हो गया, जेड एक्सिस आउट में क्या होगा, जिन जिन में जो ये जो जेड वाला जेड एक्सिस वाला फैक्टर है उसमें एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाने से आने वाले लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्शन होगा, और ओवरऑल बॉन्ड लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस इंक्रीज हो जाएगी। ये फिर पूरा जेड एक्सिस हट ही जाता है स्क्वायर प्लेनर में, तो इसकी एनर्जी और डिक्रीज हो जाती है, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। स्क्वायर प्लेनर 4D और 5D सीरीज के में सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल किसका रहता है, डी जेड स्क्वायर का रहता है, फिर डी वाई जेड एक्स जेड का रहता है, फिर डी एक्स वाई का, और फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। अब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें, तो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ना, अभी आपने देखी कि है ना सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में हो रही है, स्क्वायर प्लेनर में हो रही है, अभी आपने देखी डायग्राम से। फिर टेट्रागोनल में है ना जेड आउट वाला जो फैक्टर है, फिर डेल ऑक्टाहेड्रॉन में, और फिर डेल्टा डेल टेट्रा मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का स्प्लिटिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर में, फिर टेट्रागोनल में, फिर ऑक्टाहेड्रल में, एंड देन टेट्राहेड्रल में। अब होता है रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करें, अगर 4D और 5D वाले की, अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होती है, या फिर सबसे कम से बात करते हैं, सबसे कम किसकी होती है, डी जेड स्क्वायर की, फिर डी एक्स जेड वाई जेड की होती है, फिर उससे ज्यादा होती है डी एक्स वाई की, और सबसे ज्यादा होती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होती है। ये 4D और 5D की हो गई। 3D की बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, तो सबसे कम होती है डी एक्स जेड वाई जेड की होती है, और फिर डी जेड स्क्वायर की होती है, फिर डी एक्स वाई की होती है, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब हो गया जेड आउट। जेड आउट का मतलब हो गया सबसे कम होती है, सिमिलर होती है 3D के, 3D स्क्वायर प्लेनर के, पर उससे कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो 3D स्क्वायर प्लेनर से टेट्रागोनल की एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो सबसे कम डी एक्स जेड वाई जेड की, फिर डी एक्स वाई की, फिर डी जेड स्क्वायर की, एंड देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, देखो डिफरेंस है दोनों में। हाँ, यहाँ पे जेड आउट में तो है ना उनकी फर्दर स्प्लिटिंग ही होती है। यहाँ पे तो जो डी जेड स्क्वायर होता है उसका क्रॉसिंग ओवर होके और नीचे चली जाती है एनर्जी। तो सबसे कम डी एक्स जेड वाई जेड की, फिर डी एक्स वाई की, फिर डी जेड स्क्वायर की, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। ऑक्टाहेड्रल में क्या होती है सबसे ज्यादा, तो आइसोलेटेड वाले की, फिर है ना टी टू जी की, फिर रहेगी डी स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड की, और फिर ईजी वाले लेवल की रहेगी। टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या रहेगा, सबसे कम तो रहेगी डी आइसोलेटेड की, फिर ई वाले की रहेगी जो दो ऑर्बिटल्स रहते हैं अलोंग द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, फिर डी एस एस एफ की आएगी और फिर टी टू की आएगी। होप सो ये वाली स्प्लिटिंग पैटर्न आपको अब तक का जो सीएफटी में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करें। स्प्लिटिंग तो आपको सारी क्लियर हो गई होगी, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से ही तो सब कुछ डिसाइड होता है इनमें। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल में बात करते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि इनके बीच का जो डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से कम होने के कारण क्या होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना जो T2 लेवल में चला जाएगा, चौथा पांचवा, और फिर छठा जाएगा इधर वापस, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। मतलब हमेशा क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द डेल्टा टी। मतलब पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है जैसे कि है ना ये इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन भर गए, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को इसी के साथ पेयर करोगे है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगा। उस एनर्जी को, रिपल्सिव एनर्जी को ओवरकम करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो कौन सी रहती है, पेयरिंग एनर्जी रहती है। एक तो ये वाली एनर्जी चाहिए होगी, तो ये तो क्या होती है, ज्यादा होती है। और इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग तो आपको पता है कि ज्यादा होती नहीं है ना इनमें, टेट्राहेड्रल वालों में। ठीक है, तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला एनर्जी गैप कम रहता है, पेयरिंग एनर्जी ये जो ज्यादा होती है ये ज्यादा होती है डेल्टा टी से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, और फिर पेयरिंग होगी। होप सो ये चीजें समझ में आ गई होगी कि डेल्टा टी हमेशा पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। इसीलिए क्या होता है कि तीसरा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ई में लेवल में चला जाएगा, दो है तो ई टू हो जाएगा, तीन अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई टू टी टू वन हो जाएगा, चार है तो ई टू टी टू टू हो जाएगा, पांच इलेक्ट्रॉन है तो ई टू टी टू थ्री हो जाएगा, छठे इलेक्ट्रॉन में फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ई थ्री टी टू थ्री, ई फोर, डी सेवन में ई फोर टी टू थ्री, और डी एट में क्या हो जाएगा, ई फोर टी टू फोर, और फिर चार इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फिर टी टू फाइव, एंड फिर डी टेन का ई फोर टी टू सिक्स। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग। अब ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ना दो कंडीशंस आ जाती है। अगर ये है ना जो पेयरिंग एनर्जी है ना, डेल ऑक्टाहेड्रोन लेस देन पी है ना, पेयरिंग एनर्जी के लिए अगर रिक्वायर्ड अगर जो एनर्जी है ना, ये पेयरिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो ज्यादा है डेल ऑक्टाहेड्रोन से। इस कंडीशन में क्या रहेगा, जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल रहेगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये तो ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी चाहिए है ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाई स्पिन वाले में, इजी लेवल में चला जाएगा, फिर पांचवा वहां भरेगा, फिर छठे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों बोला, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन भरे, तीन के बाद में चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई अपर ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला गया। ठीक है, और इनके बीच का जो गैप रहता है T2G और EG के बीच का, उसे क्या बोलते हैं, डेल ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर DQ की फॉर्म में 10 DQ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो पेयरिंग एनर्जी होती है ना इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, ये लेस देन रहती है इस डेल ऑक्टाहेड्रॉन से। ये वाला गैप जो होता है ना ये ज्यादा होता है उस पेयरिंग एनर्जी से। उस कंडीशन में तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा, पांचवा यहाँ आ जाएगा, छठा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी में जा रहा है तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं।
7वां इलेक्ट्रॉन गया, 8वां इलेक्ट्रॉन गया, 9वां फिर इसी में जाएगा, 10वां इसी में जाएगा। ये इस तरह से होती है, तो इन्हें बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करी जाती है तो हाई स्पिन में मतलब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए ना T2G और EG लेवल्स में, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम बात कर रहे हैं, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में बात करी जाती है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो एनर्जी गैप रहता है वो कम रहता है दोनों लेवल्स के बीच में पेयरिंग एनर्जी से, है ना। तो पहले जाएगा T2G1 EG0, 2 इलेक्ट्रॉन होने पे D2 का T2G2 EG0, D3 में क्या हो जाएगा T2G3 EG0 हो जाएगा। D4 में क्या हो जाएगा T2G3 EG1 में चला जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा क्योंकि गैप ही दोनों लेवल्स के बीच में कम है। फिर D5 में EG2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में D6 में क्या होगा T2G4 EG2, फिर T2G5 EG2, और D8 में क्या हो जाएगा T2G6 EG2। देन D9 में T2G6 EG3 एंड T2G6 EG4 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट बात करी जाती है स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो स्पिन्स का। D1 की क्या बात करी जाती है T2G1 EG0 हो जाएगा, D2 की क्या T2G2 EG0 हो जाएगा, D3 में सेम रहेगा T2G3 EG0। अब यहाँ पे क्या होएगा पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी वो लेस देन हो जाएगी डेल ऑक्टाहेड्रॉन से। तो इस कंडीशन में चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा T2 लेवल में ही जाएगा, T2G लेवल में ही जाएगा, T2G4 EG0। D5 का क्या हो जाएगा T2G6 EG0, D6 का T2G6 EG0, D7 में फिर पहला EG इलेक्ट्रॉन जाएगा, D7 का T2G6 EG1, D8 का T2G6 EG2 एंड D9 का T2G6 EG3 और D10 का T2G6 EG4, ठीक है। इस तरह से आपको आ गया होगा कि किस तरह से क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब यहाँ पे आप देखो ये जो तीन एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे और इसमें एक ही टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D1 से D3 तक तीन एक ही टाइप का D4 D5 D6 D7 है ना। तो यहाँ पे देखो चार तो ये है, चार ये दोनों डिफरेंट है, और D8 से D9 और D10 में यहाँ पे भी एक ही टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे भी एक ही टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो D1 D2 D3 and D8 D9 D10 have same splitted electronic configuration in both cases। मतलब D1 से D3 और D8 से D10 तक है ना, दोनों ही केसेस में चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो एक ही टाइप का स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं D4 D5 D6 एंड D7 में लो स्पिन में अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाई स्पिन में अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर बात करी जाए 4 गुना 2, यहाँ पे तो देखो 4 ये हो गया ना, तो टोटल 8 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 9 10 11 12 13 14। तो टोटल अगर बात करी जाए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 14 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल फॉर D1 टू D8 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें D8 से D1 से D10 तक है ना, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 टाइप के तो ये हो गए, और है ना D4 D5 D6 और D7 यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में अलग अलग होते हैं, तो वो सॉरी हाई स्पिन और लो स्पिन में अलग अलग होते हैं। तो 4 + 4 टोटल कितने हो गए 8 और 6 14, तो टोटल 14 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का CFT से रिलेटेड, CFT काफी बड़ा टॉपिक है, तो इससे आगे का लेक्चर नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक रहे कमेंट सेक्शन में जरूर देवें।